अक्सर लोगों को जब कमर के अंदर दर्द होती है तो या तो वो उनके कमर के अंदर जो दर्द होती है ना यहाँ से शुरू होती है और यहीं पे ही महसूस होती है, या फिर अक्सर लोगों के कमर के अंदर दर्द शुरू होती है और वो टांग के अंदर जाती है। किसी किसी के कमर के अंदर शुरू होती है वो हिप्स वाली साइड पे जाती है, और किसी के शुरू ही हिप्स के ऊपर होती है और टांग की बैक साइड के ऊपर जाती है। यानी कोई कहता है कि डिस्क बल्ज है, कोई कहता है sciatica है, कोई कहता है पट्ठों का खिंचाव है, या वो अपनी अगर एमआरआई करवा लें और एमआरआई के अंदर इस तरह से आपको डिस्क बल्ज या डिस्क हर्निएशन नजर आ जाए और टांग के अंदर दर्द आ रहा हो, तो वो इस चीज पे फोकस हो जाते हैं कि जो उनकी कमर के अंदर दर्द हो रहा है ना उसके पीछे वजह ही डिस्कें हैं। लेकिन इसके पीछे आपकी काफ़ी सारी और रीजंस हो सकती हैं और वजूहात हो सकती हैं। और एक ऐसी वजह जो मैंने अपने इतने सालों में देखा है अपने क्लिनिक के ऊपर, जब मैं इतने मरीजों को देखा, मुझे तकरीबन 8 साल हो गए हैं पेशेंट्स करते हुए, अपना क्लिनिक रन करते हुए, तो मैंने उसमें देखा है कि जो लोग एमआरआई करा लें ना तो वो फिर एमआरआई की बेस पे वो जो एक एक लाइन उसमें नज़र आ रही है उसको बिल्कुल ऐसे फॉलो कर रहे होते हैं कि जो इसमें नज़र आ रहा है ना एग्जैक्ट वो जिस्म के अंदर है। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, टोटल डिफरेंट होता है। अगर आप फिजिकली उनको एग्जामिन कर लें, फिजिकली उनको देख लें, तो आपको लगता है कि यार ये तो बिल्कुल भी वो नहीं है जो एमआरआई के अंदर है। सो आज की वीडियो में मैं आपको वो गलतियां बताऊंगा जो कि कमर दर्द के मरीज करते हैं, खास तौर पे अपनी कंडीशन को डायग्नोज कराने के लिए, तशखीस कराने के लिए। अगर आपकी तशखीस सही ना हो, अगर आपकी कमर की दर्द की तशखीस सही ना हो, आप इसका इलाज कभी भी नहीं कर सकते। सो आपने वीडियो का एंड तक देखना है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है उन लोगों के लिए जिनको कमर का दर्द है, चाहे वो कितना ही पुराना है और चाहे वो कितना ही नया शुरू हुआ है। तो आपने पूरी वीडियो देखनी है। अगर इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद फैसल है। अच्छा, अब जो हमारी कमर होती है ना, बेसिकली इसके अंदर होती है रीढ़ की हड्डी, ठीक है, कमर के अंदर। अब ये जो रीढ़ की हड्डी होती है इसकी बेसिकली कुछ पार्ट्स होते हैं, कुछ डिवीजन्स में इनको डिवाइड कर लिया जाता है ताकि हमारे लिए इजी हो समझना और आगे समझाना कि हमें किस एरिया में और किस पार्ट के अंदर दर्द होता है। सो जो हमारा गर्दन वाला एरिया होता है इसे हम सर्वाइकल स्पाइन कहते हैं। जो हमारा इससे नीचे वाला है इसको हम थोरेसिक कहते हैं। ये जो चेस्ट की बैक साइड है, और ये लंबर आपने अपनी एमआरआई में देखा होगा L4 L5, और इसी तरह से नीचे सैक्रम S1 S2 भी आपने सुना होगा। अगर आपको कमर की दर्द है और आपने एमआरआई करवाई तो लास्ट जो टेल बोन जो होती है उसे हम कॉक्सीजियस कहते हैं। सो ये डिफरेंट एरियाज होते हैं। हमारा जो फोकस होगा ना वो ज्यादा होगा हमारे लंबर एरिया के ऊपर। लाइक यही वाली अगर जो आप पिक्चर देख रहे हैं, इस पिक्चर में आप देखें ये तो हमारी पूरी रीढ़ की हड्डी होगी, ये वाली है ना। इस एरिया को हमने बड़ा कर लिया है ताकि हम इसको और डीपली देख सकें। ये जो कुछ मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको इसकी समझ आ गई तो अपनी एमआरआई भी पढ़ सकेंगे, आप अपनी जो कंडीशन है उसको डायग्नोज भी कर सकेंगे। आपको इजीली समझ आ जाएगी कि जो मुझे कमर में दर्द हो रहा है वो बेसिकली किस वजह से हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इस छोटी सी जगह को हम अगर बड़ा कर लें तो ये कुछ इस तरह से बनता है। अब ये रीढ़ की हड्डी का मोहरा है जिसे यहाँ पे वर्टिब्रा लिखा हुआ है, ठीक है, और ये दूसरा है, तीसरा है, ये हमारा लंबर रीजन का है, और नीचे ये सैक्रल शुरू हो जाएगा जिसे S1 S2 वगैरह कहते हैं। तो अब सीन ये होता है कि ये मोहरा और ये वाला मोहरा, इन दोनों के बीच में यानी सबके बीच में एक एक ना इस तरह के ब्लू कलर की जो आपको नजर आ रही है ये डिस्क पड़ी हुई होती है। ये डिस्क का मकसद ये होता है कि ये रीढ़ की हड्डी के मोहरे आपस में रगड़े ना, ठीक है। ये इसलिए पड़े हुए होते हैं, और इनका एक मेन काम ये भी होता है, ये शॉक अब्जॉर्बिंग होता है। रीढ़ की हड्डी ना, आप इसमें नोट कर रहे हैं, रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं है, वो कर्व्ड है। इसके कर्व होने की बहुत बड़ी वजह ये होती है कि अगर हम कोई भी काम करें, कोई नीचे से वजन उठाएं, अपने सर के ऊपर कोई वजन रख लें, तो रीढ़ की हड्डी के अंदर शॉक एब्जॉर्बिंग एबिलिटी होनी चाहिए। स्प्रिंग की तरह जो है ना, जैसे शॉक नहीं एब्जॉर्ब करते होते कि कोई झटका आ जाए, तो इसके अंदर स्प्रिंग की तरह लचक बेयर करने की एबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोगों के इस तरह की कर्व जो ऐसी होनी चाहिए थी ना, कर्व वो ऐसी नहीं रहती और यूं हो जाती है। ये जो यूं हो गई है ना, इसमें रीढ़ की हड्डी देख रहे हैं ना आप, सीधी हो गई है। इसे कहते हैं लॉस ऑफ लंबर लॉर्डोसिस। आपने देखना है आपके एक्सरे के ऊपर कहीं आपकी रीढ़ की हड्डी की कर्व लॉस तो नहीं होगी, कहीं वो ऐसे सीधी तो नहीं होगी, आपके एक्सरे में यूं तो नहीं शो हो रही कि बिल्कुल सीधी है, ठीक है। अच्छा, किसी के अगर ये हो लॉस ऑफ लंबर लॉर्डोसिस, इसमें दो कंडीशन हो सकती हैं, या एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होता है यानी कमर का गंटिया हो सकता है, या फिर पट्ठों के खिंचाव की वजह से होता है। सो कमर का गंटिया इतना ज्यादा आम नहीं होता, आम लोगों के अंदर ज्यादातर पट्ठों के खिंचाव की वजह से रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाती है, लॉस ऑफ लंबर लॉर्डोसिस होता है, ठीक है।
सो आपको समझ आ गई होगी कि एक पहली कंडीशन होगी। तो अपनी एमआरआई के अंदर आपने देखना है, एमआरआई में या अपने एक्सरे के अंदर देखना है कि कहीं रीढ़ की हड्डी सीधी तो नहीं है। आपका पहला डायग्नोसिस तो यहीं पे हो जाएगा। दूसरा है, अब ये जो मैं बता रहा था ना दरमियान में डिस्क्स हैं, ये वाली जो डिस्क्स है ना, जब रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाए या रीढ़ की हड्डी पे कोई प्रेशर आए, गलत तरीके से का वजन उठाएं, तो ये ना अपनी जगह से स्लिप हो जाती है। इसके स्लिप होने की वजह से ये जो आपको पीले रंग की नजर आ रही है ना यहाँ पे येलो कलर की, ये मैं इसको जूम कर लेता हूँ, ये जो आपको पीले रंग की यहाँ पे नजर आ रही है, ये डिस्क जैसे स्लिप होती है ना तो इस पीले रंग के ऊपर आकर प्रेशर डाल देती है। इसके ऊपर प्रेशर डालने की वजह से हमारी ये अभी ये देखें ये स्लिप हुई हुई है। यहाँ पे मैं इसको दिखाता हूँ आपको, ये वाली रीढ़ की हड्डी का मोहरों की जो डिस्क है ये बिल्कुल ठीक है, ये वाली बिल्कुल ठीक है। ये है जो कि स्लिप हो गई है, इसके स्लिप होने की वजह से ये पीले रंग के ऊपर देख रहे हैं कैसे प्रेशर आया। अब ये जो पीले रंग के ऊपर प्रेशर आया ना, ये जो पीला रंग है ये बेसिकली हमारी करंट की तार है, ये हमारी नर्व्स है। ये नर्व्स बेसिकली हमारे यहाँ कमर से शुरू होती हैं, यहाँ से, और ये हमारी टांग में, बैक पे, हिप्स के पास, नीचे टांगों के अंदर हर जगह पे सप्लाई करती हैं। ये जो आपको सबसे मोटी नर्व नजर आ रही है, सबसे थिकेस्ट नर्व हमारी बॉडी की, इसे हम शैटिक नर्व कहते हैं। सो अक्सर लोग जिनको डिस्क बल्ज हो तो कहते हैं कि उनको शैटिका हो गया, तो शैटिका की दर्द हो गई है। वो शैटिका की जो दर्द होती है ना, उसके पीछे बहुत बड़ी रीजन ये हमारी डिस्क होती है। ये कुछ इस तरह से होता है कि हमारी इस तरह कमर के अंदर डिस्क हुई, डिस्क स्लिप हुई, यानी वो डिस्क हर्निएट हो सकती है, डिस्क बल्ज हो सकती है। डिस्क स्लिप की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। अच्छा, ये यहाँ पे कमर के अंदर स्लिप हुई और यहाँ फर्ज करेंगे ये वाली जगह के ऊपर, और यहाँ पे नस जो दब गई, नस दबने की वजह से फिर हमारी पूरी की पूरी टांग के अंदर दर्द होती है। अब जब हम अपनी एमआरआई करवाते हैं तो एमआरआई के अंदर ना हमें कुछ इस तरह से नजर आता है कि ऐसे हमारी डिस्क जो है ना वो स्लिप हुई और वो हराम मगज के ऊपर या हमारी जो करंट की तारें हैं उनके ऊपर प्रेशर डाल रही है, जिसकी वजह से हमें दर्द होती है। लेकिन यहाँ पे अगर आप ये समझते हैं, अब मैं वो जो हमारा मकसद है ना वीडियो बनाने का, अब आपको इजीली समझ भी आएगी अगर आपको वीडियो के शुरू के सारे पॉइंट समझ आए। जो होता है ना शैटिका, ये सबसे ज्यादा कॉमन है, लोगों को पता होता है कि मुझे शैटिका की दर्द हो रही है। शैटिका किसे कहते हैं? शैटिक नर्व, वो जो करंट की तार मैंने बताई है सबसे मोटी, अगर वो फंस जाए, हम समझते हैं कि हमारी शैटिक नर्व सिर्फ और सिर्फ रीढ़ की हड्डी में फंसती है। ये बिल्कुल गलत है। ये जो शैटिका होता है ना, शैटिका, ये एक बीमारी नहीं है, ये एक साइन है। जैसे फर्ज करें कि मुझे बुखार है, मुझे अगर बुखार है और मैं किसी को भी जाके कहता हूं कि मुझे बुखार है, मुझे कौन सी दवाई लेनी चाहिए, तो वो अगर मुझे कोई दवाई दे देता है तो ये कोई भी सही तरीका नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। बुखार है तो पता करें कि आपको मलेरिया का बुखार है, आपको टाइफाइड का बुखार है, आपको कौन से टाइप का बुखार है, अपना डायग्नोसिस कराएं। इसी तरह जो शैटिका होती है ये बीमारी नहीं होती, शैटिका एक साइन होता है कि मुझे शैटिका की दर्द है। अब ये जो शैटिका की दर्द है ये आपको डिस्क बल्ज की वजह से, डिस्क हर्निएशन की वजह से, आपको माइट भी एसआई जॉइंट के प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकती है। ये वाला जो जोड़ आपको नजर आ रहा है ना, ये इसे हम एसआई जॉइंट कहते हैं, सैक्रो आइलेक जॉइंट। ये सैक्रम S1 S2 में आपने एमआरआई वगैरह पे देखा होगा, इस हड्डी को कहते होते हैं सैक्रम को। अच्छा, ये सैक्रम और ये इलियम, इन दोनों के बीच में जो जोड़ बनता है ना, इसकी अगर दर्द हो या इसमें कोई नस फंस जाए तो भी शैटिका के साइंस आते हैं। ठीक है, तो आपने ये देखना है कि आपको डिस्क बल्ज है, डिस्क हर्निएशन है, एसआई जॉइंट का प्रॉब्लम है, या फिर आपको पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम है। यानी ये भी एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर बिल्कुल ऐसी दर्द होती है कि हिप्स और यहाँ से शुरू हुई है, कमर के निचले हिस्से से, और ये टांग की बैक साइड पे चलती रहती है, और इसके साइन भी बिल्कुल शैटिका वाले ही होते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर भी शैटिक नर्व भी फंसती है। वो किस तरह से फंसती है? वैसे फंसती है, ये देखें, ये हमारा हिप का रीजन है। ठीक है, ये वाला जो रीजन है, ये जो आपको पिक्चर सारी नजर आ रही है, ये हमारी हिप बोन है। ठीक है, ये हमारा पट्टा है जिसे हम पेरिफॉर्मिस कहते हैं, और ये नीचे जो है ना, ये शैटिक नर्व है, ये लिखी हुई, और इसके नीचे मैंने आपको बताया हिप बोन है। यानी ऊपर पट्टा है, दरमियान में नस है, और उसके नीचे हड्डी है। हड्डी, अच्छा, अब हम इतनी सी जगह को ना, इस छोटी सी जगह को इसको कर लेते हैं बड़ा, और ये तस्वीर बन जाएगी। इसका मतलब क्या? ऊपर पट्टा है, नीचे हड्डी है, दरमियान में क्या है? ये वाली नस है। इस नस का नाम क्या है? इसका नाम शैटिक नर्व है। अगर ये किसी का पट्टा टाइट हो जाए, पेरिफॉर्मिस मसल टाइट हो जाए, सख्त हो जाए, तो ये नस फंस जाएगी या नहीं? ये फंसेगी तो यहाँ से दर्द शुरू होगी, टांग के बैक साइड पे जा रही है, और हम क्या समझ रहे होते हैं कि हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर जो है ना डिस्क बल्ज हुई है, जिसकी वजह से हमारी टांग के अंदर दर्द आई, ऑपरेट करा लें। हर किसी के मुंह में यही होता है। पता है क्या? डिस्क बल्जेस
अगर मैं बैठा हूँ ना, मेरी कमर में दर्द हो रही है, मैंने एमआरआई कराई और उसके अंदर डिस्क बल्ज है, ठीक है। अब मुझे अगर किसी ने कहा है कि आप सर्जरी करा लें, लेकिन अगर मैं जाके अपना फिजिकल थेरेपिस्ट से या दोबारा किसी और से असेसमेंट करवाता हूँ, दोबारा अपना चेकअप कराता हूँ फिजिकली, और वो देखते हैं कि आपके डिफरेंट टेस्ट, जिसको हम लिजीग टेस्ट कहते हैं, एसएलआर टेस्ट कहते हैं, ये डिफरेंट फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट होते हैं, अगर वो आपके नेगेटिव है, आपकी एमआरआई में चाहे डिस्क बल्ज है, तो आपको डायरेक्टली सर्जरी की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि डिफरेंट ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसके अंदर देखें, अभी ये जो आपको नजर आ रहा है ना, रीढ़ की हड्डी के मोहरों के बीच में ये वाली जो रबड़ नजर आ रही है, बिल्कुल ठीक है, ये डीजेनरेटिव है। जब हम बूढ़े हो जाते हैं ना, तो डिस्कें इस तरह से फट जाती हैं, और उसके बाद बल्जिंग डिस्क होती है। जब हम गलत तरीके से वजन उठा लें और बल्ज हो जाए, तो इसको फिजिकल थेरेपी से, वर्जिशों से ठीक कर सकते हैं। और अगर ये जो बल्ज हुई है ये फट जाए और बीच का मटेरियल बाहर आ जाए, इसे हर्निएटेड डिस्क कहते हैं। और ये जो थिनिंग ऑफ डिस्क है, ये एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में ज्यादातर होती है। सो हर्निएटेड डिस्क जो है, अगर इस तरह हो चुकी है, तो फिर काफी चांसेस होते हैं कि सर्जरी होगी। बल्जिंग डिस्क हो और डिस्क प्रोट्रूजन हो, चांसेस होते हैं कि आप उसको फिजिकल थेरेपी से ठीक कर सकते हैं। अब ये जो तस्वीर है ना, ये वाली जो आपको पिक्चर नजर आ रही है, इस पिक्चर में ये आपको डिस्क नजर आ रही है ना, इस डिस्क को ना हम ऐसे देख रहे हैं, इसको अगर हम इस तरह कर दें यूं, तो ये वाली तस्वीर बन जाएगी। तो आप नोट करें, इसके इर्द गिर्द यहाँ पे रस्सी सी बनी हुई है, इसको कहते हैं एनोलस फाइब्रोसिस। बीच में जो पानी होता है इसे कहते हैं न्यूक्लियस पल्पोसिस। अगर ये पूरी की पूरी डिस्क स्लिप हो जाए ना, तो इसे कहते हैं हम डिस्क बल्ज। ये वाली कंडीशन कहते हैं, पूरी की पूरी डिस्क जब स्लिप हो गई, इसे ठीक किया जा सकता है। लेकिन अगर इसका एनोलस फाइब्रोसिस यहाँ से टूट जाए, कट जाए कुछ इस तरह से, ये देखें इधर, ये डिस्क बल्ज की ना थोड़ी सी टाइप्स होती हैं, डिस्क हर्निएशन की टाइप्स होती हैं। लाइक अगर ये तो नॉर्मल है, ये थोड़ा सा बाहर की तरफ है, प्रोलैप्स है, एक्सट्रूजन है। अगर ये फट जाए यहाँ से, बाहर वाला जो एनोलस फाइब्रोसिस और बीच वाला मटेरियल बाहर चला जाए, इसमें काफी चांसेस होते हैं कि सर्जरी होगी। सो आपने अपनी एमआरआई के बेस के ऊपर, अगर आपको उसके अंदर थोड़ा बहुत नजर आ रहा है कि यहाँ पे डिस्क बल्ज है या हल्की फुल्की डिस्क हर्निएशन है, कि फटी नहीं है डिस्क, तो आप अपनी फिजिकल थेरेपी कराएं, आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। और दूसरा, अपनी असेसमेंट करवाएं कि क्या आपको जो शैटिका की पेन आ रही है, वो सच में वो शैटिका है जो कि कमर की रीढ़ की हड्डी से शुरू हो रहा है। क्योंकि जो एसआई जॉइंट की पेन होती है ना, वो भी शैटिका की तरह की ही होती है। एसआई जॉइंट मैंने अभी बताया ना आपको कि वो जो रीढ़ की हड्डी के मोहरों के नीचे वाला, जहाँ पे हिप जॉइंट के साथ हमारा जोड़ बनता है। अच्छा, जो शैटिका की दर्द होती है ना, वो हमारी रीढ़ की हड्डी से या हिप जॉइंट से शुरू होती है और हमारी टांग की बैक साइड नीचे तक जाती है। लेकिन जो एसआई जॉइंट की पेन होती है ना, वो ज्यादातर हमारे हिप के अराउंड ही रहती है, और टांग में अगर आती भी है तो ऊपर ऊपर वाले एरिया के अंदर ही ज्यादा रहती है। और जो पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम के अंदर पेन होती है, वो बिल्कुल इसी तरह की होती है जैसे डिस्क बल्ज के अंदर या डिस्क हर्निएशन के अंदर होती है। टांग के अंदर नीचे की तरफ पेन आ रही होती है। इस पेन के अंदर अगर आप अपने इस पट्टे का जो खिंचाव है या अकड़ाव है, इसको ठीक करा लें, आपकी दर्द ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इसमें ना पिरिफॉर्मिस मसल की स्ट्रेचिंग होती है, और ये वो तरीका है उस स्ट्रेच को करने का। मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। तो आपको अगर साइंस लगते हैं कि अगर इस तरह का आपको पेन है, पिरिफॉर्मिस मसल सिंड्रोम है, जो कि आपको शैटिका की तरह के साइंस दे रहा है, तो फिर आपने ये वाला स्ट्रेच करना है। कैसे करना है? आपने इस तरह सीधे लेट के अपनी टांग को दूसरी टांग के ऊपर रखना है, लेकिन नोट करें, घुटने के ऊपर नहीं रखा हमने, घुटने से थोड़ा सा नीचे करके रखा हुआ है। तो इस पोजीशन में रख के अब ऐसे करना है, अपने हाथ को यहाँ पे अपनी टांग के आगे वाली साइड पे, हाथ को देख रहे हैं ना कहाँ से गुजारा है, आगे वाली साइड पे रख लेना है और ऊपर की तरफ खींचना है। जिस तरफ हाथ रखा है ना, उस तरफ खिंचाव नहीं आएगा, इसकी अपोजिट साइड पे इधर खिंचाव आएगा। यानी अगर मैं अभी अपनी इस तरह से, अभी देखिएगा, अगर मैं इस तरह से लेटा हूं ना और मैंने अपनी लेफ्ट वाली टांग को उधर रखा हुआ है और मैं मोड़ रहा हूँ अपनी राइट वाली टांग को, तो मुझे खिंचाव आएगा मेरी लेफ्ट वाली पिरिफॉर्मिस मसल के अंदर। अच्छा, अक्सर लोग जिनका पेट बहुत ज्यादा निकला हो और मोटापा बहुत ज्यादा हो, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है अपने हाथ को ना यहाँ पे टीबिया के ऊपर लेके आना, अपनी टांग के ऊपर लेके आना। तो उसका दूसरा तरीका ये होगा, आपने अपने हाथ को वहां आगे ले जाने के बजाय अपनी टांग की बैक साइड पे भी रख सकते हैं। देख रहे हैं ना, पीछे रखा हुआ है। अब हमने आगे हाथ नहीं रखा है, जो पीछे जो मैंने पहले आपको दिखाई है ना, उसके अंदर मैंने हाथ कहाँ पे रखा है, ये इस तरह से लेटे हुए, और अपना हाथ आप लेके जाते हैं और आगे टांग के ऊपर रखा हुआ है। लेकिन अगर आपके लिए मुश्किल हो रही है, वेट बहुत ज्यादा है या मोटापा बहुत ज्यादा है, तो फिर आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ये ऐसे लेट के, और ये बीच में से हाथ आएगा, और हमने आगे नहीं रखा है, पीछे रखा है। मकसद ये यहाँ पे खिंचाव होना चाहिए, ठीक है। सो आपने पिरिफॉर्मिस स्ट्रेच करना है
अगर आपको लगता है कि आपके रीढ़ की हड्डी में से दर्द नहीं आ रही है, आपके हिप जॉइंट में से दर्द शुरू हो रही है और आपकी टांग की बैक साइड के ऊपर आ रही है, तो ये स्ट्रेच करने से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। 10 सेकंड होल्ड करें, 6 से 7 दफ़ा करें और हर 2 से 3 घंटे बाद करें, लेकिन बड़े एहतियात के साथ करनी है। और अगर आपसे ये खिंचाव ना हो सके, लाइक वहाँ पे हाथ रखना, टांग के ऊपर हाथ रखना आपके लिए मुश्किल हो रहा है, तो फिर आप किसी की मदद ले सकते हैं, वो इस तरह से आपको खिंचाव करा दें। और अगर फिर भी नहीं हो पा रहा तो फिर आप अपने किसी नियर बाय थेरेपिस्ट के पास विजिट कर सकते हैं। और अगर मुल्तान से हैं तो आप मेरे क्लिनिक पर विजिट कर सकते हैं। और अगर मुल्तान के अलावा किसी शहर से हैं तो आप मेरे साथ वीडियो कंसल्टेशन कर सकते हैं, अपनी सारी रिपोर्ट्स, MRI, एक्सरेज वगैरह शेयर कर सकते हैं। मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, गाइड कर दूंगा कि आपकी कमर के अंदर होने वाला दर्द डिस्क बल्ज की वजह से है, शैटिका की वजह से है, यानी ये शैटिका किस वजह से है, पिरिफॉर्मिस है, SI जॉइंट है, वट जो भी है। तो जितना मैक्सिमम हो सकेगा, वीडियो कंसल्टेशन पे होता थोड़ा मुश्किल है क्योंकि फिजिकली आप असेस नहीं कर सकते, लेकिन जितना मैक्सिमम होगा मैं आपको उसके अकॉर्डिंग गाइड कर दूंगा। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर इस चैनल पे नए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल के ऊपर बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मौजूद हैं। कमर में दर्द की कौन सी ग़िज़ा खानी चाहिए, कौन सी वर्जिशें करनी चाहिए, या घुटनों में दर्दें हैं तो फिर कौन से खाने खाने चाहिए, ये सब कुछ अवेलेबल है इस चैनल के ऊपर, आप देख सकते हैं। आपका अगर कोई भी सवाल है आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।